let us discuss the most important reaction of organic chemistry, Friedel-Crafts alkylation. ये रिएक्शन आपका 11th और 12th दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों में प्रेजेंट है और इससे रिलेटेड कई सारी रिएक्शंस जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आती हैं अलग अलग रिएक्टेंट के साथ। अगर आप इसका जनरल मैकेनिज्म ध्यान से समझ लेंगे तो इसके रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं आप उसे कर पाएंगे। ठीक है, देखिए जो रिएक्शन का नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके लिए अगर हम देखें जो कॉमन रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन अगर लिखें तो कुछ ऐसे रहेगी। ये कुछ इस तरीके से हो जाती है। This is example of an ESR, electrophilic substitution reaction। इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। तो इसमें अगर आप देखें बेंजीन में से H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है और उसकी जगह ले रहा है ये पार्ट जिसको आप एल्काइल कार्बोकैटायन कह सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सपोज करिए यही रिएक्शन आपका ये, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपका दैट इज दिस। ल्यूविस एसिड जो हम लेते हैं एनहाइड्रस लेना है, एनहाइड्रस ल्यूविस एसिड AlCl3। ल्यूविस एसिड कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर देयर इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है एक ल्यूविस एसिड का काम करता है और हमें इसे एनहाइड्रस लेना पड़ता है तभी ल्यूविस एसिड का काम करेगा। हाइड्रेटेड अगर ले लिया तो वो ल्यूविस एसिड का काम नहीं करेगा, हाइड्रेटेड नहीं लेना, एनहाइड्रस। ओके, मैकेनिज्म अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैकेनिज्म देखिए, यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं, कोई भी। जैसे कोई अगर दूसरा लूं मैं या इसको ले लो, सपोज करो ये है, दो ले लो, दोनों में कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। इसमें कार्बोकैटायन क्या प्रोड्यूस होगा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके चला जाएगा इस तरीके से, तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड, साथ में AlCl4 नेगेटिव। सिमिलरली ये हो जाएगा CH2 साथ में AlCl4 नेगेटिव। अब रीअरेंजमेंट, अगर नेबरिंग पॉजिटिव चार्ज ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो इसका नेबरिंग एटम, इसके पड़ोस में अगर एटम से कुछ चेंज करके अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ देखिए ये एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज को हम इधर कर दो और H को इधर शिफ्ट कर दो तो भी यही स्ट्रक्चर रहेगा, यही रहेगा। तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर इसमें H को इधर कर दिया, हाइड्राइड शिफ्ट इसमें हमने कर दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट अगर इसमें आपने कर दिया, H इधर चला गया, नाउ इट इज बेंजाइल कार्बोकैटायन। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो गया, रेजोनेंस आ गया इसके अंदर। यहाँ वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस नहीं था, स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ गई, स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ गई। कैसे? यहाँ पर एक तो रेजोनेंस आ गया, दूसरा
यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ गया, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ में आई, तीनों की स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन, पॉजिटिव चार्ज से अगला कार्बन अल्फा होता है, इधर भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, इस पे कोई एच नहीं है। इसको अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो कुछ ऐसा रहेगा। पीएच आप समझते हो, पीएच कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये इस कार्बन पे कोई एच नहीं है, इस पे 3 एच है, तो इसके अंदर 3 अल्फा एच प्रेजेंट है, जिसके कारण हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस प्लस आई, दिस ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, तो इसमें प्लस आई की स्टेबिलिटी भी आ गई, तो कई गुना स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई है। तो फाइनली ये अटैक करेगा रिंग पर। यहाँ नो रीअरेंजमेंट, तो अपने को चेक करना है कि अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, पॉसिबल है तो उसे करिए, अदरवाइज जो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो रहा है वही अटैक करेगा रिंग पे। ओके, तो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दिस स्टेप वी कॉल इट जनरेशन, वी कॉल इट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। और फिर इसको हम अटैक करवाते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। सपोज करो जैसे ये हो गया, अब इसमें से कोई भी एक कार्बोकैटायन ले लो, जैसे हम इसको ले लेते हैं, ये हो गया, और पाई बॉन्ड का एरो इसकी तरफ अटैक कर, जब भी एरो बनाना जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे एरो को स्टार्ट करना, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ET स्टैंड्स फॉर इथाइल ग्रुप, और ये आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इस तरीके से। नाउ दिस कार्बन इज sp3, ये कार्बन sp3 हो गया है। जैसा जनरल मैकेनिज्म में आपको मैंने बताया था, एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जितने भी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर ये रहा, एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस हो गया कुछ देर के लिए, इसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट RL, ये बन गया, जिसके अंदर कार्बन और कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ध्यान से देखिए, कार्बन और कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसके एक वी लैंड इंटरमीडिएट इसको बोल देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोल देते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा। फाइनली इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे कुछ, जैसे हमने जनरल मैकेनिज्म में बताया था आपको। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ हुई, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा H80, और देखिए ये इधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट कर जाएगा। और रेजोनेंस का लेक्चर आपने मेरा देखा होगा, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सिंपली इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ये सब के सब एक माने जाएंगे, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं सब के सब, और इनका एक हाइब्रिड आप ऐसे बना सकते हो H80, ये डॉट 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 से हम शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, ये हाइब्रिड बन जाएगा। ओके, तो दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट RI। इसके और इसके बीच में बनती है TS। जब ET इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा था, पार्शियली फॉर्म्ड था ये बॉन्ड, वी कॉल दैट स्टेज TS1, जो हमें यहाँ नहीं शो करिए, ट्रांजिशन स्टेट 1। ओके, और फाइनली एंड में क्या होगा, ये आपका फाइनली यहाँ से H चला जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा, और हमें मिल जाएगा ET, ठीक है, H पॉजिटिव, ये यहाँ से H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, तो हम ये मिल गया साथ में Cl3+H। ये कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट आपको देख लीजिए रिकवर हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हो गई। तो ये देखिए, तो ये दुनिया को एक एराइल ग्रुप के ऊपर एल्काइल ग्रुप को जोड़ने का तरीका, सबसे पहला तरीका वर्ल्ड में इन 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस
रिएक्शन के लिए दो पर्सन अलग अलग थे, फ्रिडल, क्राफ्ट, एल्काइलेशन। फ्रिडल एक का नाम से लिया गया है, क्राफ्ट दूसरे एक पर्सन के नाम से लिया गया है। तो फर्स्ट मेथड एराइल के ऊपर एल्काइल को जोड़ने का तरीका इस रिएक्शन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इथाइल बेंजीन आपका प्रोडक्ट बन गया। ये चीज अलग अलग हो सकती है, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल लेके बताया, और भी कई वेरिएशन पॉसिबल है इसके अंदर। इस रिएक्शन के अंदर देखें जो ये स्टेप होता है, दिस इज आरडीएस, जैसा जनरल मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था, आरडीएस स्लोएस्ट स्टेप जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। दिस इज फास्ट स्टेप, ये रिएक्शन, ये जो स्टेप है इट इज फास्ट, और इसके अंदर इस पूरी रिएक्शन में एक नेगेटिव जो है बात, एक ड्रॉबैक, वो क्या है वो भी जान लो। वो रिएक्शन के अंदर ये पॉइंट है कि उसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हम किन को बोलते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए मैं ब्रीफ में बता देता हूँ सो दैट ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, उसे हम बोल देते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। दोबारा सुनो, कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे, बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंके, उसे हम बोल देते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो रिंग के ऊपर क्या कर रहा है, वो फाइनली एक नेगेटिव चार्ज को फैला रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज फैला रहा है तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, कौन अटैक कर रहा है रिंग के ऊपर? पॉजिटिव वाला जो दौड़ कर आएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव फैलेगा उतना दौड़ कर आएगा, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि मान लो अगर ये रिएक्ट करने लगे और ये बनना शुरू हो गया, जैसे ही ये बनता है, जैसे ही ये बनता है, इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। कहने का मतलब एक तो बेंजीन ले लो और एक ये ले लो, इन दोनों में अगर आपसे सवाल पूछें कि ESR ये रिएक्शन या बोलो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, दोनों में फास्ट कौन देगा, तो आंसर या, क्योंकि कौन सा ग्रुप लगा है, इस पे लगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग पर फैला देगा नेगेटिव चार्ज को, इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा, H लगा है। बढ़ा दिया रेट ऑफ रिएक्शन तो जो इलेक्ट्रोफाइल की स्पीड है यहाँ अटैक करने की बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये रिएक्शन करने के पीछे छूट जाएगा, ये फास्ट रिएक्शन करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये जो दो चीजें हैं ये इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, सिर्फ यही नहीं मिलता, ये आगे फर्दर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। खाली ये चीज आपको नहीं मिलती, इसका एक ड्रॉबैक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। प्योर आपको एल्काइल बेंजीन नहीं मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ये मिलना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। अभी कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस की। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर ये सब आ जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल स्टेप जो है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये अलग अलग रिएक्शंस में वेरी करेगा, अलग अलग होगा, बाकी पार्ट सेम है। ये कैसे डेवलप हुआ और इसमें रीअरेंजमेंट कोई है या नहीं, स्टेबिलिटी को आपको जज करना आना चाहिए तो वो हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो डायरेक्टली। Let us continue with ESR, electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में एक पोटेंशियल एनर्जी
का एक डायग्राम उसको समझते हैं। देखिए जैसे कि अभी हमने जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये हो जाता है रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। यहाँ ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ इस तरीके से रहता है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा, यहाँ से समझो ये रिएक्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट, ये प्रोडक्ट हो गया, एंड हो गया रिएक्शन। ये जो पीक है दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1 TS1, TS2 ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। और जैसा मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, उसका जो पॉइंट है वो यहाँ है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपको दिख रही हैं। रिएक्टेंट का लेवल ऊपर है, प्रोडक्ट का लेवल नीचे। ओके, तो ये कितना हो गया, डेल्टा H हो जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से आप समझ सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट मोर स्टेबल। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखें, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखिए तो रिएक्टेंट से नीचे है। इट मीन्स प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल हैविंग लेस पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल इज मोर स्टेबल, सॉरी प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब इसमें देखें रिएक्शन के अंदर दो पीक हैं। जब भी ग्राफ के अंदर दो पीक प्रेजेंट हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स के अंदर होगी। तो जब ESR है इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, जिसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पहुँचने के बाद, जैसे ये देखो रिएक्टेंट से लेकर जो TS1 है, यहाँ से अगर देखो तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। उसके बाद जब ये डाउन जाता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद जब ये पहुँच जाता है तो इसके जब ये इस स्टेज पर होता है तो इसके पास 2 रास्ते होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आने के बाद या तो ये फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए। आप ग्राफ देखकर समझ सकते हैं इधर का जो एनर्जी है वो कम है, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है, और यहाँ से अगर बैक जाना है तो ये ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाती है बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज लेस। तो RI के बाद बनती है TS2। ट्रांजिशन स्टेट हम किसको बोल देते हैं, जो रिएक्टेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बीच की जो स्टेज है। रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट, जैसा हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया था, तो अगर मैकेनिज्म आपने नोट डाउन किया है तो स्टार्टिंग में हमने ये लिया था, बेंजीन लिया था, जिसके अंदर हमने एक H ऐसे शो किया था, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, तो जब ये बॉन्ड पार्शली फॉर्म्ड था, पार्शली फॉर्म्ड, ना तो पूरी तरह से बना हुआ ना पूरी तरह से टूटा हुआ, पार्शली कनेक्टेड था, उस स्टेज का नाम है TS1। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के चला जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर, तो सेकंड स्टेप में जब ये कुछ इस तरीके से होगा, पार्शली ब्रोकन, वी कॉल इट पार्शली ब्रोकन, क्योंकि ये जा रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ये जा रहा है, तो पार्शली ब्रोकन जब है उसका नाम है TS2। तो दिस इज TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2। अच्छा, लेवल्स आप देख के समझ सकते हैं, जब भी हो तो समझ जाओ जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है RI इज ऑलवेज more stable than TS।
ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट Ri has got more life and stability also, stability than TS। ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी और उसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा रहता है और ट्रांजिशन स्टेट का बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 2 स्टेप रिएक्शन है तो आप यहाँ लिख सकते हो इट इज़ अ 2 पीक ग्राफ जिसमें 2 पीक आपको नजर आ रहे हैं। 2 पीक से आप समझें कि 2 स्टेप की रिएक्शन है। जिस रिएक्शन के अंदर सिंगल पीक होता है जो कुछ इस तरीके से होगी, ये अगर ऐसी रिएक्शन होती है तो हम कह सकते हैं देख के सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही TS बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, Ri नहीं होगा। नो रिएक्शन इंटरमीडिएट विल बी देयर। कुछ इस तरह का जब भी ग्राफ है तो वहां पर हम ये कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, चलिए तो ये कुछ पॉइंट्स थे पोटेंशियल एनर्जी के मामले में। ध्यान रखें ये जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू बड़ी है। ओके, दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, जितनी भी हैं आपके फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। सल्फोनेशन जो रिएक्शन है उसमें दिस ग्राफ इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज हो जाता है जिसमें दोनों TS1 और TS2 दोनों एक ही लेवल पे आ जाती है। इसीलिए हम सल्फोनेशन रिएक्शन को रिवर्सिबल भी बोलते हैं। तो दिस ग्राफ इज वैलिड फॉर ऑल दीज रिएक्शन। ठीक है, अब फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें तो जिसके अंदर हम एल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। हैलोजिनेशन की बात करें तो जिसके अंदर हैलोजिनेशन में हम क्या रिएजेंट लेते हैं, Cl2 प्लस AlCl2 या फिर Br2 प्लस Fe Br3 ले लेते हैं। जनरली I2 के साथ हमें HNO3 लेना पड़ता है, HNO3। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और जो HI बनता है हैज टू बी destroyed by use of HNO3। ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी होता नहीं, तो ये रिएक्शन को बैक कर देता है और हमें एल्काइल आयोडाइड नहीं मिल पाता। नाइट्रेशन में जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं HNO3 साथ में H2SO4, ये मोस्ट फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। वी कॉल इट नाइट्रेटिंग मिक्सचर, या फिर आप इसको यूज कर सकते हो N2O5, जो किस तरह से प्रेजेंट हो जाता है, NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो ये नाइट्रोनियम आयन रिंग के ऊपर अटैक करता है। या इसको हम ले सकते हैं, इसके अंदर भी नाइट्रोनियम आयन प्रेजेंट है, तो ये तीनों आप नाइट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज नाइट्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करने वाला होता है रिंग के ऊपर, दैट इज दिस नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम था, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर ESR। ये जनरल रहता है, जनरल ग्राफ की जब भी बात करें तो यही हम मान के चलेंगे। Ri मोर स्टेबल, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, 2 TS बन रहे हैं, 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, TS1 TS2। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देख के आप ग्राफ को पता लगा सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे हो जाएगा तो एंडोथर्मिक बोलेंगे उसको। ओके, या यहीं नीचे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन और देखें। जैसे
मान लो आपके पास बेंजीन है और इसकी जगह हेक्साड्यूट्रोबेंजीन, मैंने सारे H हटा दिए, ड्यूटीरियम जो होता है आइसोटोप ऑफ H, उसको हमने पुट करा, यहाँ H कनेक्टेड है सारा, दिस इज हेक्साड्यूट्रोबेंजीन। इन दोनों का हमने नाइट्रेशन करवाया, दोनों का नाइट्रेशन करवाया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन समझो R1, इसका मान लो R2। तो हमें R1 R2 के बारे में बताना है, कौन ज़्यादा है, कम है या इक्वल है, क्या रहेगा। ओके अच्छा, इसके साथ क्वेश्चन के साथ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। इंफॉर्मेशन वो ये है दैट CH बॉन्ड होता है, B बॉन्ड होता है और एक CT का बॉन्ड होता है। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये होता है, सबसे वीक ये होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों होता है ये भी जान लो। सबसे हैवी ये हो गया, हैवी अगर ये हो गया तो हम ये मान के चलते हैं, जैसे कार्बन का एटम अटैच है और हैवी मान लो T जो है, अगर हैवी है तो इसका जो एक मूवमेंट है वो बहुत कम होगा, जैसे पेंडुलम की मूवमेंट होती है, बहुत कम मूवमेंट होगी। अगर मूवमेंट कम होगी तो ओवरलैप स्ट्रांग होगा, T और C के बीच में जो एक ओवरलैप है ऑर्बिटल्स का वो स्ट्रांग रहेगा, अगर स्ट्रांग रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग माना जाएगा। ऐसे ड्यूटेरियम और D और H में कंपेयर करूँ तो D इज हैवियर देन H, D हैवियर है तो मूवमेंट कम रहेगी H के कंपैरिजन में, कम मूवमेंट मतलब स्ट्रांग ओवरलैप, H का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो ये वीक बॉन्ड रहता है, ये इसके साथ भी बने। तो अपने को R1 R2 के बारे में डिस्कस करना है, क्या रहेगा, ज़रा 2 मिनट पॉज करके इसको सोचो। रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताया था, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन RDS, अभी हमने डिस्कस किया था ESR के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, RDS के ऊपर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर आप देखेंगे इसका जो जनरल मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया है उसमें कोई भी CH का बॉन्ड लगा लो या CD का बॉन्ड लगा लो वो ब्रेक नहीं हो रहा, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब CH का बॉन्ड हो या CD का बॉन्ड हो, वो मैटर ही नहीं करता कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। वाई? बिकॉज CH का बॉन्ड लगा लो या CD का बॉन्ड लगा लो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स वी कैन से R1 will be equal to R2, this is the answer, because in RDS there is no change in CH bond। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बट इस पॉइंट का, इसका कोई वैलिडिटी, इसका कोई कनेक्टिविटी इसके साथ नहीं है। ओके सो ये कुछ पॉइंट्स थे ESR से रिलेटेड। Okay, that's it. Let us discuss some ESR problems. देखिए बेंजीन इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन का हमने जो मैकेनिज्म समझा है, जैसा जनरल मैकेनिज्म है, ये हमारा ल्यूइस एसिड का काम करता है AlCl3 और प्रोड्यूस करता है इथाइल कार्बोकटायन। ओके तो बेंजीन के ऊपर अटैक कर जाता है इथाइल कार्बोकटायन, वी गेट इथाइल बेंजीन, तो वी गेट इथाइल बेंजीन। इसमें देखिए Cl नेगेटिव को AlCl3 अट्रैक्ट कर देगा, स्टार्टिंग में अपने को मिलेगा 1 डिग्री कार्बोकटायन जो रीअरेंज होकर आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन बना देगा 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री, more stable less stable, so finally we will get isopropyl benzene। Next
AlCl3 प्रेजेंट है क्लोराइड आयन को लेकर, जो ये प्रोड्यूस करेगा ये, जो कि रीअरेंज हो जाता है। अगर यहाँ से H इधर शिफ्ट हो जाए, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, देन वी गेट 3 डिग्री कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन, टर्शरी कार्बोकटायन, देन वी विल गेट tertiary butyl benzene, we will get tertiary butyl benzene। इन सभी में देख रहे हैं कार्बोकटायन प्रोड्यूस हो रहा है। ऑल दीज आर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऑल दीज आर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है तो वी कॉल इट एल्काइलेशन। नेक्स्ट देखिए AlCl3 है और Cl नेगेटिव है, तो ये जो प्रोड्यूस करेगा Cl नेगेटिव चला गया तो इसको प्रोड्यूस कर देगा एलाइल कार्बोकटायन। एलाइल कार्बन डबल बॉन्ड से अगला कार्बन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये अच्छा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में देखिए प्लस सिंगल बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, तो इट इज हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन एज कंपेयर टू ऑल दीज। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका इसको चेंज करते हैं थोड़ा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हो जाएंगे। देखिए इस कार्बन को रिंग से हम अटैच करते हैं CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये रहेगा आपका, ठीक है। इसको नेम करें तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो 1 2 और ये 3 फिनाइल प्रोपीन, 3 फिनाइल प्रोपीन, दिस इज एलाइल कार्बोकटायन, एलाइल कार्बोकटायन, एलाइल कार्बोकटायन, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, देखिए this is what benzyl chloride, this carbon is called as benzyl carbon, और यहाँ से जब Cl नेगेटिव जाएगा then we get highly stable carbocation, highly stable resonance stabilized benzyl carbocation, ओके। तो बेंजीन रिंग से आप इसको कनेक्ट कर देंगे, कहने का मतलब दोनों बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग है, इन दोनों के बीच में एक कार्बन आ जाएगा, ओके। तो इसका कॉमन नेम अगर बोले एक कार्बन बीच में है तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है तो वी कैन कॉल इट डाइफिनाइल मीथेन, वी कैन कॉल इट डाइफिनाइल मीथेन, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, इसके अंदर Cl नेगेटिव को हटाइए तो हमें जो कार्बोकटायन मिलेगा दैट इज दिस, ये मिल जाएगा। और 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग से ज्यादा 6 कार्बन की रिंग स्टेबल होती है, तो ये रीअरेंज होके 6 कार्बन की रिंग में बदल जाएगा, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन इसमें कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, तो C5 5 कार्बन की रिंग से कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन की रिंग, ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा और देन बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा। सो वी विल गेट दिस, ओके। नेक्स्ट देखिए, इस रिंग के अंदर 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और आप जानते हो 7 कार्बन की रिंग से भी ज्यादा स्टेबल होती है 6 कार्बन की रिंग, तो ये भी जो 7 कार्बन की रिंग है ये कुछ इस तरीके से 3 4 5 ये हो जाएगा, इसको एक कम कर देते हैं। 7 कार्बन की जो रिंग है ये बनेगा इसके अंदर, ओके। तो ये रीअरेंज होकर बदल जाएगा 6 कार्बन की रिंग के अंदर कुछ इस तरीके से, 3 डिग्री कार्बोकटायन, एक कार्बन रिंग से बाहर निकल जाएगा, 7 कार्बन है, रिंग के अंदर 6 कार्बन हो गए, बाहर हो गया, और ये 3 डिग्री कार्बोकटायन मिल गए, ये अभी 2 डिग्री कार्बोकटायन, ओके। सो वी विल गेट दिस,
दिस वन, राइट। जैसे का कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। एक और देखिए, क्लोराइड आयन यहाँ से जाता है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो यहाँ जो हमें कार्बोकैटायन मिलेगा ये, कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी जितना भी है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो यही बेंजीन से कनेक्ट होगा, तो वी विल गेट दिस। ओके, ऑल दीज आर फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और देखिए, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा। देखिए AlCl3 ने Cl नेगेटिव हटाया, तो इसी को हम बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए PH हम बेंजीन रिंग के लिए लिख देते हैं, फिनाइल के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, आप सभी जानते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो इन दिस नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ Cl नेगेटिव, Cl, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कार्बोकैटायन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, नो रिएक्शन विल ऑकर। ऐसा ही एक और सिमिलर एग्जांपल देखें, मान लो अगर ये ले लेते हैं, इसमें देखिए इन दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी प्लस आर इफेक्ट है, इसके अंदर भी प्लस आर इफेक्ट है हमारे पास। क्यों? लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सो दिस ग्रुप विल शो प्लस आर इफेक्ट, ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और ये डिफिकल्ट है बॉन्ड ब्रेक करना क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो सेम प्रोसेस यहाँ होगा, नो रिएक्शन, सेम स्टोरी, ओके, नो रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए OH, दिस इज OH ग्रुप, OH ग्रुप है, और साथ में इसको आप ये भी लिख लो AlCl3। जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव इससे कनेक्ट होके H पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, H पॉजिटिव कनेक्ट करेगा, और यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से H2O माइनस H2O करने के बाद साइक्लोहेक्साइल का कार्बोकैटायन मिल जाएगा, साइक्लोहेक्साइल के ऊपर कार्बोकैटायन आ जाएगा, H2O आउट हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगा दैट इज दिस, ओके। यहाँ देखिए ZnCl2 में ये आपके पास है 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ZnCl2 के बारे में अलग से एक बात ध्यान रखनी है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम AlCl3, ये जो प्रोड्यूस करता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करता है। इन सभी में आप जो भी कार्बोकैटायन देख रहे हैं दे आर क्लासिकल कार्बोकैटायन, मतलब कहने का ये जो चार्ज देख रहे हो आप प्लस का, ये +1 का चार्ज है, कंप्लीट +1 का चार्ज है। इसमें जो कार्बोकैटायन में जो चार्ज डेवलप होगा वो 1 से कम होगा, पार्शियल डेवलप होगा, और इसमें नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, ऐसे केस में कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा, ये हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से रहेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मीन्स विच इज नॉट एबल टू रीअरेंज, तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको जो मिलेगा N-प्रोपाइल बेंजीन, यहाँ देखिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल रहा था, यहाँ पर N-प्रोपाइल बेंजीन मिल रहा है क्योंकि ZnCl2 आ गया, वो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ओके। और जहां भी आप इसे समझो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में नो रीअरेंजमेंट,
ध्यान रखना इसको, नो रीअरेंजमेंट। ऐसे केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट।